कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, प्यार या समझौता, भाग 22। जोधपुर। ठाकुर साहब अपने कमरे में बैठे मुंशी जी से, जो कि सामने अपना सर झुकाए खड़े थे, उनसे कहते हैं, मुंशी जी, हमने मेधस्वी के लिए एक लड़का देखा है। लड़का अच्छा है, एक कंपनी में नौकरी करता है और उसके परिवार वाले भी ठीक हैं। आपकी बेटी वहाँ खुश रहेगी। ये सुनकर मुंशी जी ठाकुर साहब की ओर हैरान होकर देखते हैं। वो ठाकुर साहब से कहते हैं, लेकिन ठाकुर साहब, हम एक बार मेधस्वी से पूछ लें तो। मुंशी जी, आप उसके पिता हैं। आपका पूरा हक है कि आप उसकी जिंदगी के फैसले ले सके। वो बच्चे हैं, उन्हें सही गलत की समझ नहीं, लेकिन आप तो बड़े हैं। और आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? हम जो भी कर रहे हैं आपकी बेटी की भलाई के लिए कर रहे हैं। ठाकुर साहब कहते हैं, जी ठाकुर साहब। मुंशी जी इतना कहकर अपना सर झुका लेते हैं। ठाकुर साहब मुंशी जी को देखते हैं। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो आगे कहते हैं, ठीक है, आप मेधस्वी की मर्जी भी जान लीजिए। हमें पूरा भरोसा है उन पर, वो इस रिश्ते से मना नहीं करेंगी। ये सुनकर मुंशी जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, धन्यवाद ठाकुर साहब। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ठाकुर साहब आराम करने के लिए जैसे ही बेड पर लेटने वाले होते हैं, वैसे ही उनका फ़ोन बजने लगता है। वो देखते हैं फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ठाकुर साहब फ़ोन उठाते हैं। तभी फ़ोन के दूसरी ओर से आवाज़ आती है, कैसे हो ठाकुर? सब कुशल मंगल तो है? ये सुनकर ठाकुर साहब की भौहें तन जाती हैं। वो अपनी बुलंद आवाज़ में कहते हैं, कौन हो तुम? अरे ठाकुर, आराम से, जानने की इतनी भी क्या जल्दी है? बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। तुम्हारे बेटे को श्रद्धांजलि ज़रूर आऊँगा। फ़ोन के दूसरी ओर से वो आदमी कहता है, बकवास बनकर अपनी, कायर, अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने से वार कर। तभी दूसरी ओर से वो आदमी हंसता है, फिर कहता है, आराम से ठाकुर, इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। और वैसे भी तेरी बूढ़े हड्डी में पहले की तरह ताकत अब नहीं बची। तू हमारी चिंता करना छोड़ और अपनी चिंता कर, क्योंकि हमारी इस बूढ़े हड्डी में अब भी इतनी ताकत है कि वो तेरा नाम चुटकियों में मिटा दे। ठाकुर, तू मेरा नाम बाद में मिटाना, पहले अपने इकलौते सुपुत्र का नाम मिटने से रोक तो ले, क्योंकि बस कुछ घंटों में उसकी मौत की खबर तुझ तक पहुंचने वाली है। कहकर वो आदमी हंसने लगता है। ऐसा कभी नहीं होगा, तो सपने देखना छोड़ दे, ठाकुर साहब कहते हैं। देखते हैं। इतना कहकर वो आदमी फ़ोन काट देता है। ठाकुर साहब फ़ोन देखकर खुद से कहते हैं, हमें रक्षिता पर पूरा भरोसा है। वो ठाकुर परिवार के इकलौते वारिस को कुछ नहीं होने देगी। उदयपुर। रक्षिता और वेदांत सभी बच्चों को बागीचे में खेलते हुए देख रहे थे। रक्षिता देखती है कि वेदांत बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। रक्षिता वेदांत को न जाने कितने महीनों बाद सुकून से मुस्कुराते देख रही थी। तभी वेदांत उसकी ओर देखता है। ये देखकर रक्षिता हड़बड़ा जाती है और अपनी नज़रें उससे हटा लेती है। ये देखकर वेदांत हंसने लगता है। वेदांत की हंसी सुनकर रक्षिता उसे एकटक देखने लगती है। वेदांत रक्षिता को अपनी ओर देखकर हंसना बंद कर देता है और फिर अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहता है, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ लगा है क्या हमारे चेहरे पर? कितने महीनों बाद ऐसे सुकून से मुस्कुराते देख रहे हैं आपको? रक्षिता उसे देखते हुए कहती है। तभी रानी खेलते हुए जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती हैं। ये देखकर रक्षिता और वेदांत दौड़कर रानी के पास जाते हैं। वेदांत रानी को उठाकर बेंच पर ले आकर बिठाता है। रानी रो रही थी। तभी रक्षिता उसे चुप कराते हुए कहती है, रानी, बच्चे ऐसे रोते नहीं, चलिए चुप हो जाइए। रानी रोना बंद नहीं करती। तब वेदांत कहता है, रानी चलो रोना बंद करो, वरना सब तुम्हारा मजाक बनाने लगेंगे। तभी राज रानी के पास आकर कहता है, रानी, तू रोना बंद करेगी तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। ये सुनकर रानी चुप हो जाती है और राज की तरफ देखकर कहती है, सच्ची? मुच्ची? राज कहता है। रानी और राज की बातें सुनकर रक्षिता को अपने और वेदांत का बचपन याद आ जाता है। रक्षिता, अब रोना बंद करिए, छोटा सा वेदांत कहता है। वेद, हमें बहुत दर्द कर रहा है, नन्ही सी रक्षिता रोते हुए अपनी हाथ की चोट को देखकर कहती है। रक्षिता, अभी हम दादी से चॉकलेट लेकर आते, फिर देखना आपकी चोट का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा, वेदांत कहता है। सच्ची? रक्षिता रोना बंद करते हुए कहती है। मुच्ची? वेदांत रक्षिता के आंसू पोंछते हुए कहता है। ये सोचकर रक्षिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी आंसू छुपाने के लिए वहां से चली जाती है। वेदांत रक्षिता को जाते हुए देखता है।
रक्षिता आश्रम के बाहर आ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगती हैं। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है। वेदांत उसके सामने आता है। वो उसे अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, शायद आंखों में कुछ कचरा चला गया है। रक्षिता, हमें आपसे कुछ पूछना है, वेदांत बिना किसी भाव के सामने देखकर कहता है। ये सुनकर रक्षिता कहती है, हाँ वेद, पूछिए। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण आपको हमसे शादी करनी पड़ी? वेदांत रक्षिता को देखकर कहता है। ये सुनकर रक्षिता वेदांत को देखने लगती हैं। वो अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहती हैं, वेद, अब अचानक ये सवाल क्यों? रक्षिता, हम जानते हैं हमें आपसे ये सवाल बहुत पहले पूछना चाहिए थी। बोलिए रक्षिता, हम आज आपके मुंह से सच सुनना चाहते हैं। वेदांत कहता है, आपको तो सच पहले से पता है, आपने ही तो कहा था हमने आपसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। रक्षिता थोड़े गुस्से में वेदांत को ताना कसते हुए कहती है। यह सुनकर वेदांत कहता है, हमने अपनी आंखों से देखा है आपको पिताजी से पैसे लेते हुए। कभी कभी आंखों की देखी चीज भी सच नहीं होती वेद, रक्षिता कहती है। आप कहना क्या चाहती हैं? वेदांत रक्षिता को हैरानी से देखकर कहता है। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए, रक्षिता कहती है। पहले आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, वेदांत कहता है। आपको जवाब पहले से पता है, रक्षिता कहती है। रक्षिता, हमें सिर्फ सच सुनना है, वेदांत कहता है। रक्षिता कुछ नहीं कहती। तभी वेदांत उसके आगे आकर कहता है, रक्षिता आप चुप क्यों हैं? बताइए क्यों की आपने हमसे शादी? रक्षिता अचानक से वेद को धक्का देती, जिस कारण से वेदांत साइड की तरफ गिर जाता है और रक्षिता खुद पीछे की तरफ झुक जाती है। बंदूक की गोली रक्षिता के ऊपर से होकर गुजरती है। रक्षिता के अचानक धक्का देने की वजह से वेदांत को कुछ समझ नहीं आता। रक्षिता जल्दी से वेदांत के पास जाकर उसे उठाते हुए कहती है, वेद, आप ठीक है ना? आपको चोट तो नहीं आई? हम ठीक है, पर यह अचानक हम पर गोली किसने चलाई? वेदांत कहता है। वेद, हम आपको बाद में सब समझाते हैं, फिलहाल आप आश्रम के अंदर जाइए, आपकी जान को खतरा है, रक्षिता कहती है। हमारी जान को खतरा? ये आप क्या कह रही हैं? वेद, अभी इन सब बातों का समय नहीं है हमारे पास, आप बस आखिरी बार हमारी बात मान लीजिए, जाइए यहाँ से, रक्षिता कहती है। अगर ऐसा है तो आप अंदर क्यों नहीं जा रही? आप भी चलिए हमारे साथ। वेद, हमने कहा ना, जाइए अंदर। नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वेद, प्लीज जाइए, हमें कुछ नहीं होगा। तभी गुंडों की भौज आकर वेदांत और रक्षिता को चारों ओर से घेर लेती है। वेदांत को कुछ समझ नहीं आता। रक्षिता सबको एक नज़र देखकर मुस्कुराने लगती है। वेदांत उसे मुस्कुराता देख गुस्से से कहता है, रक्षिता, यहाँ हम मरने वाले हैं और आप हैं कि मुस्कुरा रही है? तभी रक्षिता अपनी उंगली मुंह में डालकर सीटी बजाती है। रक्षिता की सीटी बजाते ही बॉडीगार्ड्स की एक बड़ी सी टुकड़ी उन गुंडों को शूट करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो गुंडे भी फायरिंग चालू कर देते हैं। बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप आकर वेदांत को चारों ओर से कवर कर लेता है। वेदांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस सामने का नज़ारा देखे जा रहा था। रक्षिता अपनी साड़ी ऊपर करके अपने पैरों से बंधा गन निकालती है और दुश्मनों पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। वेदांत रक्षिता का ये रूप देखकर हैरान था। सब ठीक चल रहा था कि तभी गुंडों का एक बड़ी सी टुकड़ी फिर से आकर रक्षिता की टीम पर भारी पड़ने लगते हैं। रक्षिता अपने आदमियों को गोली खाते देख गुस्से में दुश्मनों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। वेदांत को अकेला देखकर एक आदमी उस पर पीछे से वार करता, उससे पहले ही रक्षिता की नज़र वेदांत पर पड़ती है। वो जोर से वेद चिल्लाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।